कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए यानी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। महंगाई राहत अब उनको एनपीएस पे भी दे होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को इससे आने वाले समय में एक बड़ी खुशी देखने को मिल सकता है कि एनपीएस सब्सक्राइबर को जब सेवानिवृत्ति के दौरान केवल उनको एक फिक्स राशि तय कर दिया जाता था। किसी भी प्रकार की उस फिक्स राशि पे उनके पूरे रिटायरमेंट के बाद पूरे जीवन काल में उस पर किसी भी प्रकार का कोई अलग से महंगाई राहत सरकार के द्वारा दे नहीं रहा है। आज इसी विषय पर इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से एनपीएस का फ्रेमवर्क जो है वो बदल रहा है। आपने देखा होगा 1 अप्रैल 2025 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया गया। अब एनपीएस में भी सुधार की संभावनाएं दिख रहे हैं। अब ये सुधार कर्मचारियों के लिए कितना हितैषी होगा ये आने वाला समय तो तय करेगा ही, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि एनपीएस और यूपीएस में जो पहले लोग अंतर कर रहे थे इस आधार पे कि आपने देखा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या लगभग 25 लाख के आसपास में है और कितना लोग टर्न आउट हुए एनपीएस से, तो मात्र 1 लाख लोग यूपीएस को चूज किए। यानी मैक्सिमम जो एनपीएस सब्सक्राइबर थे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन लोगों की चाहत एनपीएस ही रहा अगर एनपीएस और यूपीएस में तुलना करने की बारी आया। अब ये जो सरकार को एक आशा था कि यूपीएस को लोग बड़ा दिलचस्पी से चूज करेगा, उतना ही यूपीएस को लोग नकारा। अब कंडीशन क्या हुआ कि एनपीएस और यूपीएस के तुलना में क्या आने वाले समय में सेंट्रल जो कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए एनपीएस जो है क्या फिर से एक नया बोझ क्या दे देगा, क्या एनपीएस भी अब यूपीएस ही बनने जा रहा है। इसी विषय पे इस वीडियो में बात करेंगे। जरूर इसको लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ इसमें पीएफआरडीए के लेटर पे भी चर्चा करेंगे जो रिलीज किया गया है। एक फ्रेमवर्क पे चर्चा करेंगे तो लास्ट तक बने रहिएगा। नए जुड़े हैं तो आने वाले समय में इसके कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रूप से जिस विषय को हम यहाँ पे ला रहे हैं कि एनपीएस को लेकर सरकार का जो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक बातों को हम लाना चाह रहे हैं कि यहाँ जो टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हुआ है एनपीएस को लेकर, जो टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हुआ है उस टर्म ऑफ रेफरेंस का पहला जो पॉइंट है उसमें बात किया गया है एश्योर्ड पे आउट के बारे में। अब ये समझेंगे कि एश्योर्ड पे आउट है क्या, लेकिन कहा जा रहा है कि ये एश्योर्ड पे आउट जो तय करना है वह पीएफआरडीए एक लेटर निकाला था 30 सितंबर 2025 को। 30 सितंबर 2025 को एक लेटर निकाला था और इस लेटर का चर्चा कब किया जा रहा है? इस लेटर का चर्चा हो रहा है यहाँ पे देखिए 13 जनवरी 2026 वाले लेटर में, मतलब आज से दो दिन पहले वाले लेटर में। 2 दिन पहले वाले लेटर में ये 30 सितंबर 2025 का लेटर के विषय पे चर्चा हो रहा है पहला चीज। और उसी लेटर के आधार पर एश्योर्ड पे आउट यानी जो एक सुनिश्चित जो राशि है जो तय किया जाएगा पेंशन के तौर पे, उस सुनिश्चित राशि का फ्रेम कैसा होगा ये यहाँ पे सबसे पहला फ्रेमवर्क डेवलपमेंट में लाया गया है। अभी तक क्या होता था कि जब आप सेवानिवृत्त होते थे तो 60% राशि आपको दे दिया जाता था और 40% राशि पर आपको एन्युटी के आधार पे यहाँ पे पेंशन दे होता था। अब होता क्या था कि इस पर किसी भी प्रकार का ये 40% की जो राशि मिलता था इस पे किसी भी प्रकार का कोई डियरनेस रिलीफ का चर्चा नहीं था, यानी बाजार से ये पैसा नहीं जुड़ा होता था, यानी महंगाई भत्ते महंगाई राहत इस पर दे नहीं होते थे। बड़ी लंबे समय से लोगों की मांग रहा था कि जो आप 40% एन्युटी का पैसा दे रहे हैं उसको बाजार व्यवस्था से जोड़ा जाए, यानी जो बाजार में महंगाई बढ़ रहे हैं तो हमारा भी महंगाई बढ़ाया जाए। इसको लेकर यहाँ पे ये 30 सितंबर 2025 वाले लेटर को संदर्भित किया गया है। यानी ये तो तय है कि आने वाले समय में जो एनपीएस सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के लिए महंगाई राहत प्रत्येक 6 महीने पे ओपीएस के जैसा मिलना संभव है, या यूपीएस में भी ये बात को चर्चा किया गया था कि इन लोगों को महंगाई भत्ता महंगाई राहत दिया जाएगा। यहाँ पे एक और चीज पे बात किया गया है कि इन ट्रांजिशन ऑफ सब्सक्राइबर, यानी यहाँ पे चर्चा किया गया है कि अगर कोई सब्सक्राइबर 60 साल के बाद अगर डेथ हो जाता है और उस कंडीशन में किस तरीके से उसके पैसे को आने वाले समय में उसके पत्नी या बच्चों के बीच में ट्रांजिशन किया जाएगा। लेकिन तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि तीसरा पॉइंट जो कहता है कि चर्चा किया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योर लीगली इन्फोर्सेबल, यानी यहाँ पे इस तरीके के सेटलमेंट करना है मार्केट आधार पे, कानूनी रूप से जो पैसा एनपीएस में लोगों को मिले पेंशन के तौर पे वह मार्केट बेस्ड हो लेकिन उसमें गारंटी हो।
ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय एनपीएस में आया है कि एकदम विधि सम्मत, यानी जो विधि का स्वरूप है, कानून का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में एकदम बिल्कुल गारंटेड मिलना तय रहेगा, यानी न उससे कम और आपके वर्तमान अवस्था के बराबर। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेशनल डिजाइन, यानी यहाँ पे लॉक इन पीरियड की बात किया गया है, और यहाँ पे लॉक इन पीरियड में जो 4 नंबर टर्म ऑफ रेफरेंस में बात हुआ है कि विड्रॉवल लिमिट किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे फी स्ट्रक्चर फॉर प्रोवाइडर्स। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को जरा समझिए, विड्रॉवल लिमिट की बात क्या कर रहा है। आपकी ये 60% विड्रॉवल होते थे, 40% एनपीएस जो केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी रहते हैं उन लोगों को 40% पर पेंशन तय किया जाता था। ये जो 60% विड्रॉवल जो किया जा रहा है, क्या टर्म ऑफ रेफरेंस में इस 60% विड्रॉवल पे क्या रोक लग जाएगा? ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि एकदम बिल्कुल जैसे यूपीएस में क्या था, यूपीएस में था कि आपको पूरा पैसा छोड़ना होगा, यानी जो 10% आपकी कटौती है और जो 14% एनपीएस में जो सरकार दे रही थी, और एनपीएस से अगर आप यूपीएस में गए तो 24% की जो राशि है आपको हमेशा के लिए भूल जाना होगा कि आपने कुछ पैसे को कटवाया भी था, और उस पैसे के डिपॉजिट के आधार पे ही 10 साल न्यूनतम अवधि के कार्यकाल होने के बाद आपको एक एस्योर्ड पेंशन तय किया गया था। अब यहाँ पे देखिए इसका निगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर इस दौरान में अगर आपने अपने फंड से, यानी जो कटौती करवा रहे उस फंड से अगर आपने पैसा निकाला तो एस्योर्ड पे आउट यूपीएस में क्या हो जा रहा था, जो तय किया गया था उस तय राशि से भी काफ़ी कम हो जा रहा था। यानी अगर एनपीएस में क्या ये तय होगा कि 60% अगर राशि निकालने के बावजूद भी जो अमाउंट जो दिया जाएगा वह ओपीएस के जैसा पेंशन के तौर पे ठहर पाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि 14% सरकार का और 10% आपका। अगर पूरे फंड की अगर बात करें तो उस फंड में लगभग 60-40 का जो रेशियो जो है वो बनता हुआ देख सकते हैं। अगर इंटरेस्ट वगैरह को अगर आप ले लेते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है वो आपके 14% सरकार वाला हिस्सा है। तो क्या यहाँ पे आपकी राशि को वापस करके, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्या आपकी राशि को वापस करके जो आपने 10% कटवाया और उस पे ब्याज के सहित 10% की राशि क्या ब्याज के सहित वापस करके बचा हुआ अमाउंट के आधार पर क्या सुनिश्चित पेंशन ओपीएस के जैसा तय होगा? ये बड़ा मार्केबल क्वेश्चन है। हम इसलिए इस विषय पे बात कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो लोग एनपीएस में हैं और किसी कारणवश एनपीएस में वो रहे थे, यानी अगर उनकी विज्ञप्ति 2004 से पहले का था या अगर उनका कोई कोर्ट ऑर्डर आया है तो उस कंडीशन में जो एनपीएस से ओपीएस की ओर गए थे तो उस समय एनपीएस का जो प्रोविज़न था कि एनपीएस का कटा हुआ पैसा जो कटा है सब्सक्राइबर का, यानी जो केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी का कटा है जो एनपीएस से ओपीएस में आ चुके हैं, लोगों का कटा हुआ पैसा दे दिया जाए। उस पर ब्याज नहीं दिया गया था। ब्याज का पैसा यानी जो उस दरमियान में जो ब्याज मिला और 14% की जो राशि केंद्र सरकार देता था, ये पैसा पीएफआरडीए को चला गया। यानी जो कर्मचारियों का जो पैसा था उस पैसे को लौटा दिया गया और ओपीएस के जैसा पेंशन शुरू कर दिया गया। रूप से वही लोग थे जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जिनकी नियुक्ति 2003 से पहले हुआ था या विज्ञापन था और किसी कानूनी दाव पेच में वे लोग एनपीएस में ठहरे हुए थे। अब स्थिति क्या है कि यहाँ पे भी वो फ्रेमवर्क क्या बन रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तीसरा यहाँ पे जो ये, क्योंकि हमने इस बात पे चर्चा किया है कि विड्रॉवल लिमिट, यहाँ पे रिस्क एंड लीगल ओवरसाइट की बात किया गया है कि यहाँ पे जो सब्सक्राइबर है जब एनपीएस से एग्जिट करें तो इस तरीके का उनका फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, कि वो आने वाले समय में सहज महसूस कर सके। क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की भी बात किया गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट बेस्ड गारंटी के आधार पे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आने वाले समय में आप 3 पॉइंट को क्लियर होता हुआ देख सकते हैं, जो 30 सितंबर 2025 के लेटर के आधार पे हम बात कर रहे हैं। वह 3 पॉइंट क्या है? सबसे पहला है पेंशन स्कीम 1 में, पेंशन स्कीम 2 और पेंशन स्कीम 3। देखिए पेंशन स्कीम 1 में क्या है जो आपको एकदम होता हुआ दिखेगा, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान यानी SWP और एन्यूटी आपको यहाँ पे चर्चा किया गया है। SWP पे मुख्य रूप से फोकस हुआ है, लेकिन SWP से ज़्यादा यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जो पेंशन स्कीम पॉइंट 2 है जो 30 सितंबर 2025 के लेटर में पीएफआरडीए ने जारी किया था, उसमें इस बात को मेंशन किया है, एन एस्योर्ड स्कीम प्रोवाइडिंग ए टारगेट पेंशन विथ पीरियोडिक इन्फ्लेशन
एडजस्टमेंट, यानी यहाँ से ये तय है कि एनपीएस हितधारक को यहाँ से तय है कि जो उनका जो पेंशन बनेगा वे बाजार आधारित मुद्रास्फीति से जोड़ दिया जाएगा। अब मुद्रास्फीति से जुड़ा तो इसका मतलब है कि आपको स्वतः AICPI के आंकड़े के आधार पे आपको महंगाई राहत दे हो जाएगा। जैसे आपके सर्विस दौरान में महंगाई भत्ते मिलते हैं, उसी दौरान आपके सेवानिवृत्ति के बाद महंगाई राहत AICPI के आंकड़े के आधार पे एनपीएस में भी मिलना तय है। 2 नंबर पॉइंट एनपीएस सब्सक्राइबरों के लिए एक कह सकते हैं कि बड़ी राहत देने जा रही है। तीसरा नंबर यहाँ पे पॉइंट अगर बात करें कि पेंशन क्रेडिट की बात किया है और इसमें एश्योर्ड फिक्स मंथली पेंशन पे आउट इन द डिकम्युलेशन फेज टू द सब्सक्राइबर, यानी सबसे मुख्य रूप से अगर बात करें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है कि एकदम सुनिश्चित फिक्स्ड पेंशन की तैयारी किया जा रहा है और आने वाले समय में बहुत जल्द एनपीएस सब्सक्राइबर को कुछ नया होता हुआ देखने को मिल सकता है। एक नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एनपीएस में भी पर्सनल जो फंड होता है उसको किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा जिसके आधार पर आपको एक बेहतर पेंशन मिलेगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े हुए रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।